गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मारुति नंदन सिंह एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ साइंस के टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और साइंस में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स कि आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो आगे आने वाली हैं, जैसे अभी फिलहाल बीईयू का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी आरओ, यूपी पीसीएस, इस तरीके से यहाँ तक कि आईएएस का एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है, इस तरीके के ढेर सारी परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का स्तर क्या होगा और कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को बहुत ही बारीकी के साथ और काफ़ी गहराई के साथ हम उनका अध्ययन करेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं साइंस के टॉपिक में। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में बेसिकली आप 3 पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा रूबरू है, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। लेकिन इसके अलावा एक चौथा पोर्शन भी विज्ञान में है, साइंस में है, जिसे हम इकोलॉजी या एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो लगभग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से उठाए जाते हैं। उसका कारण है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी का पोर्शन काफी ब्रॉड है, काफी लेंदी है और नंबर ऑफ टॉपिक्स इसमें काफी ज्यादा है। अगर चैप्टर या टॉपिक ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा पुटअप किए जाएंगे या पूछे जाएंगे। तो अगर हम एक रेशियो की बात करें तो रेशियो में लगभग वो चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो या लोअर किसी भी तरीके की परीक्षा हो, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान या बायोलॉजी के पोर्शन से आते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग 50% यानी बचे हुए 50% क्वेश्चन जो साइंस के पोर्शन में पूछे जाते हैं, उनमें से लगभग 40% क्वेश्चन यानी 40% प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर पूछे जाते हैं। बचे हुए 10% यानी रिमेनिंग जो 10% है, बचे हुए 10% क्वेश्चन आपके पर्यावरण या पारिस्थितिकी के टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में या क्वेश्चन पैटर्न के बारे में या कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से कम पूछे जाते हैं, इन चीजों से अवगत होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपका बायोलॉजी से पूछा जाता है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करना है, बायो के पोर्शन में करना है। दूसरी बात, रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो इससे पहले आज से 5 से 7 साल पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री से, वो टू दी पॉइंट पूछे जाते थे, या आप कह सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे। फिलहाल जो क्वेश्चन पैटर्न है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट टू दी पॉइंट नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आपके आसपास की चीजों से कोरिलेट करके पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का एक पोर्शन फिक्स है जिसमें से पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और उसके बारे में हम चर्चा भी आगे करेंगे। और उसके अलावा इसमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर हम फिक्स क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो बायोलॉजी ही साइंस का एक ऐसा पोर्शन है जिसका क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, टॉपिक फिक्स है और उसी टॉपिक पे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बशर्ते आपको उसकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए और अच्छे से उसकी स्टडी होनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के। अगर हम बायो की पोर्शन की बात करें, सिर्फ जीव विज्ञान या अगर बायो की पोर्शन की बात करें, तो बायो को अगर हम डिवाइड करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, अगर हम बायोलॉजी को डिवाइड करें तो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है
ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसे हिंदी में मानव आकारिकी भी कहते हैं, मानव आकारिकी। ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव आकारिकी का मतलब क्या है? देखिए, ह्यूमन आप सब लोग जानते हैं, एंड आकारिकी का मतलब है कि बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। ह्यूमन के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना ही आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है। यानी आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव आकारिकी के पोर्शन में क्या चीजें पढ़ना है, तो इसमें आपको दो चीजें पढ़ना है। एक तो ह्यूमन बॉडी में या मनुष्य के शरीर में जितने भी बॉडी सिस्टम है या शरीर के जितने भी तंत्र हैं, उन सभी तंत्रों के बारे में अध्ययन करना है। यानी आपको पढ़ना है इसमें बॉडी सिस्टम्स, यानी जिसे आप हिंदी में कहते हैं शरीर के तंत्र। दूसरा आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जिसे आप पोषण कहते हैं, हिंदी में न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। और थर्ड है, इसी में आपको पढ़ना है डिजीज, डिजीजेस, दैट मीन्स बीमारियां। तो पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना है, मनुष्य का शरीर किस तरीके से बना है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, शरीर में कौन कौन से अंग हैं, और वो सभी अंग आपस में एक दूसरे से मिलकर के किस प्रकार से कितने टाइप के या कितने प्रकार के शरीर के तंत्र का निर्माण करते हैं, और मानव शरीर में किस तरीके से पोषण होता है, और इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और इसके अलावा उनका उपचार कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको मानव आकारिकी में पढ़नी है। देखने में आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स दिख रहे हैं, लेकिन ये काफी ब्रॉड चीजें हैं जिनके बारे में भी आप अंदर पढ़ेंगे तो आपको वन बाय वन करके सारी चीजें स्टडी करनी है। दूसरी बात, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा बायोलॉजी में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसे कहते हैं जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण दुनिया में डिफरेंट काइंड के, यानी पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें या पूरे अर्थ की बात करें तो पूरे अर्थ में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब उन जीवों में क्या भिन्नता है और सभी जीवों को किस श्रेणी में या किस वर्ग में रखा गया है, उसका कारण क्या है, और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूट्रिशन लेवल यानी पोषण का सारी चीजें आपको पढ़नी है। वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद आपको पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं। तो सेल या कोशिका के बारे में यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इस तरीके से आप अगर इसे देखेंगे तो पूरी बायोलॉजी को 3 सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेट करके मैंने बताई हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। जहां पे मैंने जीवों का वर्गीकरण आपको बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया है, यहाँ पे सभी जीवों को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसमें डिवाइड करने पे आपको अलग अलग किंगडम्स मिलेंगे, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद आप देखेंगे एनिमल जिसे आप एनिमेलिया कहते हैं, प्लांटेई जिसमें आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंजाई जिसमें आप फंगस वगैरह कवकों के बारे में पढ़ेंगे। वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। तो इस तरीके से पूरी बायोलॉजी को आप इस तरीके से स्टडी करेंगे, एंड रिमेनिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन था बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक, एंड नाउ वी विल गो टू
start the first topic of biology, that will be the human physiology। यानी इसके बाद हम अब बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, और वो मेन टॉपिक आपका साइंस का कौन सा है, बायोलॉजी है। तो हम आज बायोलॉजी की पहली क्लास से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड फिर उसके बाद पर डे आपको 1 बाय 1 करके साइंस के सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे और आप उनको पढ़ेंगे। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद मी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी, जिसे आप हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मानव आकार की। मानव आकार की यानी मनुष्य की शारीरिक संरचना के अध्ययन के करेंगे हम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव आकार की। ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव आकार की अगर बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी टाइप के बॉडी सिस्टम हैं या शरीर के तंत्र हैं, उन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले एक सबसे बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जिनका बैकग्राउंड साइंस का बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए भी ये टॉपिक काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें वही चीजें आपको पढ़नी है जो सारी चीजें आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो आपको सारी चीजें एनालाइज करके पढ़नी है, यानी इस पूरे टॉपिक में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी उन सारी चीजों को आप अपने बॉडी से कोरिलेट करके या अपनी बॉडी से कंपेयर करके ही पढ़नी है। उससे आपको कॉपी पेन ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा और सारी चीजें आपके माइंड में फीड होती जाएंगी। तो अगर हम मानव आकार की बात करें तो मनुष्य के शरीर में अगर बॉडी सिस्टम की बात करें, पहली बात तो आप ये जानिए कि ये है क्या। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मनुष्य के शरीर की संरचना का अध्ययन करना ही कहलाता है मानव आकार की। यानी इसे आप टू द पॉइंट कह सकते हैं मानव शरीर का अध्ययन या मानव शरीर की संरचना का अध्ययन। मानव शरीर की संरचना का अध्ययन ही कहलाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव आकार की। अब अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी में कितने बॉडी सिस्टम हैं, तो आप हो सकता है सोचने लगेंगे, काउंट करने लगेंगे, और जो लोग पढ़े हैं वो हो सकता है मेमोराइज करने लगे। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप सारी चीजों को अपने बॉडी के अंदर से ही कोरिलेट करके देखें। तो अगर आपकी बॉडी की मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बेसिक, अगर सबसे इंटरनल पोर्शन की बात करूं, सबसे अंदर की बात करूं, तो बॉडी के सबसे अंदर कौन सा बॉडी का पार्ट है जो पूरे बॉडी को या पूरे शरीर को आकार प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता है, बोन्स या हड्डियां। तो हड्डियों का ढांचा, मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों का ढांचा है या स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, वही क्या कहलाता है, आपका स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहला बॉडी सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, स्केलेटल सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। ठीक। अब अगर दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर की बात मैं करूं, दूसरे सिस्टम की बात करूं, मनुष्य के शरीर के दूसरे तंत्र की बात करूं,
तो हड्डियों के अलावा और क्या चीजें हैं मनुष्य के शरीर में? ब्लड है, जनरल सी बात है, ब्लड है। और ब्लड का काम क्या है? सर्कुलेट करना, फ्लो करना, पूरी बॉडी में फ्लो करना, है ना। बेसिकली बहुत सारे काम है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये तरीका बता रहा हूं जिससे आपको शरीर के तंत्र के नाम याद ना करने पड़े, आप खुद ब खुद उन्हें बता सके। तो दूसरा है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे आप कहेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीसरी बॉडी सिस्टम की बात करें तो जनरल सी बात है, तीसरा बॉडी सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी में नर्व्स हैं, नसें हैं, मस्तिष्क है, दिमाग है, माइंड है, ये सारी चीजें हैं जो एक टाइप का क्या है? न्यूरल सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, जिसे आप नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो थर्ड हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम, जो नर्व से बना है यानी तंत्रिकाओं से बना है, इसीलिए कहेंगे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद आप जो भी चीजें खाते हैं वो सारी चीजें ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, यानी उनका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद ही आपको एनर्जी मिलती है। तो फोर्थ आपका कौन सा हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आप कहेंगे पाचन तंत्र। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी सिस्टम जो आपका आता है वो नेक्स्ट बॉडी सिस्टम है रिप्रोडक्टरी सिस्टम। हाँ, इसके पहले और भी है। आप सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उसे कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे कहेंगे हिंदी में श्वसन तंत्र। इसके अलावा और भी बॉडी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद छठा बॉडी सिस्टम है आपका, जिसे आप कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। यानी अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें आप डिफरेंट काइंड्स की ग्लैंड यानी विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सातवां बॉडी सिस्टम आपका 7th नंबर का बॉडी सिस्टम है। अब आप श्वसन की क्रिया भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, सोचते समझते भी हैं, और ये सारा कुछ जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे जो भी पोषक पदार्थ मिलते हैं वो ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होते हैं पूरी बॉडी में, आपको एनर्जी भी मिलती है। लेकिन इन सब के बाद आप एक क्रिया और करते हैं कि आपकी बॉडी में खाना खाने के बाद जब वेस्टेज मटेरियल बनते हैं तो उन्हें आप बॉडी से बाहर भी एग्जिट करते हैं, यानी उत्सर्जन की क्रिया भी आप करते हैं, एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं। इसलिए नेक्स्ट बॉडी सिस्टम है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे कहेंगे हिंदी में उत्सर्जन तंत्र। और फिर इसके बाद है आपका रिप्रोडक्टरी सिस्टम। रिप्रोडक्टरी सिस्टम जिसे आप कहेंगे जनन तंत्र। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में बेसिकली अगर आप देखें तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 8 बॉडी सिस्टम है, यानी 8 प्रकार के शरीर के तंत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 8 प्रकार के तंत्र हैं जो पूरे शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है। और पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको इन्हीं 8 बॉडी सिस्टम्स के बारे में 1 by 1 करके पढ़ना है। सो एक एक करके हम हर एक बॉडी सिस्टम को पढ़ेंगे, और तरीका ये होगा
कि जैसे ही कोई एक टॉपिक खत्म होगा, उस टॉपिक के खत्म होने के ठीक बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं, या किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं अगर देख रहे हैं, ठीक है। तो 8 बॉडी सिस्टम है, अब एक एक करके सारे बॉडी सिस्टम को हमें पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहला बॉडी सिस्टम स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उससे अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूं तो फिजियोलॉजी के ओवरऑल क्वेश्चन परसेंटेज में से लगभग 30 to 40% क्वेश्चन, फिजियोलॉजी में से 30 to 40% क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चंस आकारिकी से पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका 30 से 40% क्वेश्चंस उस अकेले बॉडी सिस्टम से पूछा जाता है, और वो बॉडी सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से या पाचन तंत्र से। सो लेट अस स्टार्ट विद मी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी लिख सकते हैं, इसे हिंदी में कहेंगे पाचन तंत्र। चलिए, अब इसमें दो टॉपिक हैं। अगर हम इसको अगर आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो इसमें आपको दो टर्मिनोलॉजी दिखाई दे रही होंगी, एक डाइजेस्टिव, दूसरा सिस्टम। सबसे बेसिक चीज अगर मैं आपसे ये कहूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डाइजेशन, डाइजेशन या पाचन है क्या, डाइजेशन या पाचन क्या है, तो हो सकता है आप उसकी डेफिनेशन याद करने लगे, वो चीजें समझने लगे, या जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर ले लगे। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। डाइजेशन एक बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ही इजी टर्मिनोलॉजी है जिसको आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप खाने को खाते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड। हम जैसे ही भोजन को खाते हैं तो खाने के बाद वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर के टूटता है, विखंडित होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। और फूड का ब्रेकडाउन या फूड का विखंडित होना स्वतः नहीं होता है। फूड का विखंडन ह्यूमन बॉडी में कुछ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है या रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आगे आप देखेंगे कि एंजाइम्स हैं क्या बेसिकली। तो अभी आप ये देखें कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, और वही एंजाइम फूड के या भोजन के ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी वही एंजाइम भोज्य पदार्थों के विखंडन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और फाइनली या परिणाम स्वरूप वो भोजन छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, और उस भोजन में या भोज्य पदार्थ में जो भी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट्स विखंडित होने के बाद प्राप्त हो जाते हैं, और प्राप्त होने के बाद हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और फाइनली हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको पाचन क्या है ये बताना हो, तो सबसे पहली बात कि पाचन है क्या, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखिएगा, ये एक भौतिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं या भागीदारी को दिखाते हैं। तो पहली बात, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। और अगर कोई आपसे कहे कि क्या यह एक भौतिक प्रक्रिया है,
क्या पाचन किसी प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है? तो आप याद रखिएगा, ये भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, यानी एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है। दूसरी बात, आप पाचन के बारे में कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा वो एंजाइम्स क्या करेंगे, जो खाना हमने खाया था उस खाने को क्या करेंगे, उस भोजन को विखंडित करेंगे, ब्रेक करने का काम करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों, पहली बात तो ये, मैं यहाँ जटिल भोज्य पदार्थ क्यों कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भोजन हमने खाया था, जो फूड हमने अंतर्ग्रहण जिस फूड का किया था, या जो फूड हमने इंजेस्ट किया था, खाया हुआ हमारा भोजन जटिल अवस्था में था, कॉम्प्लेक्स लेवल पे था, या जटिल अवस्था में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर के सभी पोषक पदार्थ उसमें प्रेजेंट थे और वो अभी उससे अलग नहीं हुए थे, और ना कि हमें वो डायरेक्ट एनर्जी प्रदान कर सकते थे। इसलिए हम उस भोज्य पदार्थ को क्या कहेंगे, जटिल भोज्य पदार्थ। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों का विखंडन, जटिल भोज्य पदार्थों का विखंडन तथा फिर इससे क्या होगा, इसके फलस्वरूप क्या होगा, हमें पोषक पदार्थ मिलेंगे और वो उन पोषक पदार्थों से एनर्जी प्राप्त होगी। जटिल भोज्य पदार्थों का विखंडन तथा फलस्वरूप पोषक पदार्थों की प्राप्ति, या पोषक तत्व आप लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों की प्राप्ति एवं अंततः, और फाइनली क्या होगा, ऊर्जा की प्राप्ति, अंततः ऊर्जा की प्राप्ति होना, यही आपका क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। देखिए अब ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों का विखंडन तथा फलस्वरूप पोषक पदार्थों की प्राप्ति एवं अंततः ऊर्जा की प्राप्ति, ये पूरा प्रोसेस जो है एक प्रकार का डाइजेशन है। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो डाइजेशन एक तरीके की काफी जटिल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं है। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल प्रक्रिया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये बेसिक चीजें थी आपके डाइजेशन के बारे में, ये डाइजेशन है क्या। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो मनुष्य के शरीर में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस या पाचन की पूरी क्रिया किस तरीके से, कितने स्टेप्स में या कितने लेवल में कंप्लीट होती है, उसके कितने स्तर हैं। जैसे हमने खाना खाया, फिर वो खाना माउथ से ही खाते हैं ना, तो माउथ से वो खाना फिर कहाँ पे पहुंचेगा, वहां क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या प्रक्रिया होगी, उसके बाद वो फूड कहाँ पहुंचेगा, फिर वहां क्या प्रोसेसिंग होगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे और वही चरण कहलाते हैं या लेवल कहलाते हैं पाचन के। तो इसके बाद हम देखेंगे कि पूरा डाइजेशन जो है कितने चरणों में कंप्लीट होगा। ये आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके बाद फिर से हम इसी टॉपिक के साथ, काफी स्पेसिफिक चैप्टर है ये आपका, और इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट एंड मीट यू अगेन इन अनदर क्लास।